कहानी की शुरुआत नौरा नाम की एक छोटी सी लड़की से होती है जो अपने पिता के साथ बर्फ से ढके ऊंचे पहाड़ों पर माउंटेन क्लाइंबिंग कर रही होती है। चोटी पर पहुंचकर उसके पिता सामने फैले विशाल पहाड़ों की ओर इशारा करते हैं और धीमी आवाज में कहते हैं कि आज भी इस दुनिया में ट्रॉल्स मौजूद हैं जो इंसानों से छुपकर इन पहाड़ों के बीच रहते हैं। नौरा को ये बात मजाक लगती है, लेकिन उसके पिता उसे वो कहानी याद दिलाते हैं जो उन्होंने कुछ समय पहले सुनाई थी। 13 ट्रॉल्स की कहानी जो एक बार जश्न में इतना डूब गए कि सूरज की रोशनी में आ गए और पल भर में पत्थर बन गए। उसके पिता कहते हैं कि वही ट्रॉल्स आज भी इन पहाड़ों में छुपे हुए हैं। नौरा यकीन नहीं करती। तब उसके पिता कहते हैं कि आंखों से नहीं, मन की आंखों से देखो। नौरा जैसे ही ध्यान लगाती है, अचानक सामने वाले पहाड़ में हलचल सी होती है। पत्थर जैसे हिलते हैं, जमीन कांपती है और नौरा डर के मारे पीछे हट जाती है। ट्रॉल्स का जिक्र पौराणिक किताबों में तो मिलता है, लेकिन अब कोई उन पर भरोसा नहीं करता। कई साल बीत जाते हैं। कहानी हमें एक टनल तक ले जाती है जहाँ कुछ वर्कर्स पहाड़ को काट कर रास्ता बना रहे होते हैं। आगे बढ़ने के लिए वो जोरदार ब्लास्ट करते हैं और फिर अंदर जाते हैं। तभी अंधेरे से कुछ उनकी ओर बढ़ता है। भारी कदमों की आवाज, गूंजती हुई सांसें। वर्कर्स घबराकर अपनी जान बचाते हुए भाग निकलते हैं। मामला मिलिट्री तक पहुंचता है। एक बड़ा मीटिंग रूम जहां हर कोई इस रहस्यमयी घटना का जवाब चाहता है। नौरा को वहां बुलाया जाता है। अब नौरा बड़ी हो चुकी है, एक साइंटिस्ट जो धरती पर कभी मौजूद रहे प्राचीन जीवों पर रिसर्च करती है। मीटिंग में टनल के आसपास की हेलीकॉप्टर फुटेज चलाई जाती है। ज्यादातर लोग इसे तूफान का असर मान लेते हैं, लेकिन नौरा स्क्रीन पर झुककर ध्यान से देखती है और कहती है कि ये सिर्फ तबाही नहीं है, यहाँ पैरों के निशान हैं, बेहद बड़े, ऐसे निशान जो आसमान से शूट की गई फुटेज में ही साफ दिख सकते हैं। उसकी बात पर कमरे में हंसी गूंज जाती है। तभी एक लड़की दौड़ती हुई आती है और बताती है कि टनल के अंदर से नई वीडियो फुटेज आई है। जैसे ही वीडियो चलती है, कमरे में सन्नाटा छा जाता है। अंधेरे के बीच एक विशालकाय क्रिएचर की झलक दिखती है, इतना बड़ा कि इंसान उसके सामने कुछ भी नहीं लगते। इसी दौरान कहानी हमें नदी के किनारे बने एक छोटे से घर में ले जाती है। एक बुजुर्ग कपल डाइनिंग टेबल पर बैठा खाना खा रहा होता है। बाहर उनका कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा होता है। अचानक जमीन हिलने लगती है, दीवारें कांप उठती हैं। दोनों घबराकर तहखाने की ओर भागते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। ऊपर से भारी चीजों के टूटने कुचलने की आवाजें आती हैं। कुछ देर बाद सब शांत हो जाता है। डरते हुए वो तहखाने का ढक्कन खोलते हैं और ऊपर देखते हैं। उनका घर बुरी तरह तबाह हो चुका होता है, जैसे किसी ने उसे खिलौने की तरह तोड़ दिया हो। और यहीं से एक और भी बड़ा खतरा चुपचाप सामने आने लगता है। इस केस को समझने के लिए नौरा और उसका साथी एंड्रियास उस इलाके में भेजे जाते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात कैप्टन से होती है, जो बताता है कि नदी पार करके कोई बेहद विशाल चीज आई थी और उसी ने बुजुर्ग कपल का घर तोड़ दिया। जमीन पर पड़े पैरों के निशान किसी आम जानवर के नहीं थे। वो इतने बड़े थे कि डर पैदा कर दें। ये निशान पूरे 3 किलोमीटर तक जाते हैं और फिर अचानक ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे वो चीज हवा में घुल गई हो। सबसे बड़ा सवाल यही था कि अगर वो यहाँ तक आई थी तो फिर गई कहाँ। नौरा उन्हें अपने पिता के पास ले जाती है। उसके पिता हमेशा से दुनिया से अलग सोचते आए थे और पहाड़ों में रहने वाले ट्रॉल्स पर सालों से रिसर्च कर रहे थे। घर में घुसते ही दीवारों पर लगी अजीब तस्वीरें और स्केच दिखाई देते हैं। ट्रॉल्स की शक्लें, उनके निशान, पहाड़ों के पैटर्न, ऐसी चीजें जिन पर दुनिया हंसती है और जिन्हें नजरअंदाज कर देती है। नौरा के पिता बताते हैं कि कई साल पहले भी पहाड़ों से कुछ ऐसा ही निकला था और फिर अचानक गायब हो गया। सरकार को सब पता था, लेकिन डर के मारे उन्होंने सच्चाई को दबा दिया। नौरा जब बताती है कि आज फिर वैसी ही घटना हुई है, तो उसके पिता की आंखों में यकीन उतर आता है। उनके लिए अब कोई शक नहीं बचता। वो कहते हैं कि हजारों साल पहले ट्रॉल्स खुलेआम इस दुनिया में रहा करते थे और जो इंसान उनके करीब जाने या उनसे रिश्ता बनाने की कोशिश करता था, उसे सजा दी जाती थी। इसके बाद नौरा, उसका पिता एंड्रियास और कैप्टन उस जगह पहुंचते हैं जहां पैरों के निशान मिले थे। नौरा के पिता पहाड़ों और पत्थरों को इस तरह गौर से देखते हैं जैसे वो जिंदा हों। एंड्रियास और कैप्टन को ये सब पागलपन लगता है। पूरी दुनिया की तरह वो भी मानते हैं कि ट्रॉल्स सिर्फ कहानियों में होते हैं। खुद नौरा भी अब तक अपने पिता पर पूरी तरह यकीन नहीं कर पाई होती। नौरा जब निराश होकर कहती है कि यहाँ कुछ भी नहीं है, तभी आसमान अचानक बदलने लगता है। बादल घिर आते हैं, हवा भारी हो जाती है। नौरा को एक अजीब सी गंध महसूस होती है। वो पीछे मुड़कर एक बड़े से पत्थर को देखती है और उसी पल उस पत्थर की एक आंख खुल जाती है। जो वो पत्थर समझ रही थी, वो असल में एक ट्रॉल होता है, विशाल, डरावना और जिंदा। चारों के होश उड़ जाते हैं। वो किसी तरह हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से निकलते हैं। पूरी घटना को लाइव रिकॉर्ड किया जा रहा होता है और सीधा मिलिट्री कैंप तक पहुंचता है। बड़े बड़े अफसर स्क्रीन पर वो क्रिएचर देखते हैं और अब किसी को शक नहीं रहता। ये कोई कहानी नहीं, बल्कि एक खतरनाक मिथिकल क्रीचर है जो पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकता है। नौरा कैंप में पहुंचकर कहती है कि वो इस क्रिएचर पर और स्टडी करना चाहती है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साफ मना कर देती है। उनका कहना होता है कि जब तक रिसर्च चलेगी तब तक ये पूरी दुनिया के लिए तबाही बन सकता है। नौरा का काम यहीं खत्म माना जाता है और अब मामला मिलिट्री के हाथ में होता है। उनका फैसला साफ होता है,
ट्रॉल को मार दिया जाएगा। कैप्टन अपनी टीम के साथ ऑपरेशन की तैयारी करता है। नोरा जिद करती है कि वो भी साथ जाएगी। इजाजत नहीं होती, फिर भी कैप्टन उसे उसके पिता और एंड्रियास को अपने साथ ले जाता है। सब उस इलाके में घात लगाकर बैठ जाते हैं जहां ट्रॉल के आने की उम्मीद होती है। कुछ ही पलों में जमीन कांपने लगती है और उनके सामने वो विशाल ट्रॉल आ खड़ा होता है। उस पर लगातार हमले किए जाते हैं। गोलियों और धमाकों से ट्रॉल भड़क उठता है। गुस्से में वो पलटकर हमला करता है। चीखें, अफरा तफरी और तबाही हर तरफ फैल जाती है। कई सैनिक मारे जाते हैं और अब हालात ऐसे हो जाते हैं कि हर कोई सिर्फ एक ही चीज चाहता है, किसी भी तरह वहां से जिंदा निकल जाना। लेकिन तभी नोरा के पिता अचानक ट्रॉल के सामने आ जाते हैं। गोलियों और धमाकों के बीच वो ऊंची आवाज में उससे कहते हैं कि शांत हो जाओ, अब कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हैरानी की बात ये होती है कि ट्रॉल सच में रुक जाता है। उसका गुस्सा थमने लगता है। साफ हो जाता है कि वो इंसानों की भाषा समझता है। इससे पहले कि नोरा के पिता कुछ और कह पाते, पीछे से कुछ सैनिक फिर हमला कर देते हैं। अगली ही पल ट्रॉल गुस्से से पागल हो जाता है। वो एक टैंक को अपने पैरों तले कुचल देता है और झटके में नोरा के पिता पर भी वार करता है। वो दूर जाकर गिरते हैं। ट्रॉल की आंखों में उस वक्त अजीब सा दर्द और उलझन दिखती है, जैसे वो खुद नहीं जानता कि वो क्या कर रहा है। फिर वो वहां से चला जाता है। नोरा दौड़कर अपने पिता के पास पहुंचती है। वो जमीन पर पड़े होते हैं, जिंदगी की आखिरी सांसें लेते हुए। कांपती आवाज में वो बस इतना कहते हैं, रॉयल पैलेस और घर। इतना कहकर उनकी सांस थम जाती है। नोरा पूरी तरह टूट जाती है। बचपन में माँ को खो चुकी नोरा के लिए अब इस दुनिया में कोई भी नहीं बचता। उसके पिता के पीछे छोड़े हुए नोट्स ही उसका सहारा बनते हैं। जब वो उन्हें पढ़ती है तो एक अहम बात सामने आती है। ट्रॉल्स को चर्च की घंटियों से नफरत होती है। इसी वजह से पुराने जमाने में वो सबसे पहले चर्चों पर हमला किया करते थे। नोरा तुरंत कमांडर से बात करती है और कहती है कि ट्रॉल पर बम गिराने की जरूरत नहीं है। उसके पास एक और तरीका है। हिचक के साथ ही सही उसे एक मौका दे दिया जाता है। नोरा हेलीकॉप्टरों पर चर्च की घंटियां लगवाती है और उन्हें ट्रॉल के चारों तरफ उड़ाया जाता है। घंटियों की आवाज सुनते ही ट्रॉल बेकाबू होने लगता है। वो पागलपन में हेलीकॉप्टरों पर हमला करता है। इस अफरा तफरी में एक बच्चे की जान जाते जाते बचती है। सबको लगता है कि अब सब खत्म है, लेकिन अगले ही पल ट्रॉल उस बच्चे को पकड़कर सुरक्षित जमीन पर रख देता है। ये देखकर पूरी दुनिया सन्न रह जाती है। उसी दौरान ट्रॉल की नजर उस हेलीकॉप्टर पर पड़ती है जिसमें नोरा होती है। कुछ पल वो उसे देखता है और फिर चुपचाप वहां से चला जाता है। ऑपरेशन नाकाम मान लिया जाता है। नोरा को मिशन से हटा दिया जाता है और फैसला होता है कि अब ट्रॉल पर भारी मिसाइलें दागी जाएंगी। पूरे शहर को खाली करवाने की तैयारी शुरू हो जाती है। नोरा समझ नहीं पाती कि अब क्या करे। तभी उसे अपने पिता के आखिरी शब्द याद आते हैं, रॉयल पैलेस। उसे यकीन हो जाता है कि ट्रॉल वहीं जाएगा। बिना समय गंवाए वो एंड्रियास के साथ सीधे किंग पैलेस की ओर निकल पड़ती है। किंग पैलेस पहुंचते ही नोरा की मुलाकात किंग के चीफ मिनिस्टर से होती है। नोरा उसे चेतावनी देती है कि ट्रॉल यहाँ हमला कर सकता है और अगर ऐसा हुआ तो उसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह होगी। चीफ मिनिस्टर एक पुरानी बात बताता है जो पौराणिक किताबों में दबी हुई है। कहा जाता है कि अगर किसी राजा का महल किसी दूसरे राजा के घर के ऊपर बना हो तो वो जगह अपशकुन बन जाती है। जहां आज किंग पैलेस खड़ा है वहां कभी ट्रॉल्स का घर हुआ करता था। वो पहाड़ों के असली राजा थे, लेकिन इंसानों के राजा ने अपने महल के लिए उन सबको मरवा दिया। बस एक ट्रॉल का बच्चा जिंदा छोड़ दिया गया, जिसे बहुत दूर अंधेरे पहाड़ों में भेज दिया गया। अब जो ट्रॉल वापस लौटा है शायद वही बच्चा है जो सैकड़ों सालों की नींद के बाद जागा है और अपने घर लौटने आया है। इसके बाद चीफ मिनिस्टर उन्हें एक खुफिया जगह पर ले जाता है। वहाँ विशाल कंकाल रखे होते हैं, ट्रॉल्स के कंकाल जिन्हें सदियों पहले मार दिया गया था। साफ हो जाता है कि रॉयल फैमिली को शुरू से सब पता था, लेकिन सच को हमेशा दुनिया से छुपाया गया। नोरा एक कंकाल की हड्डी पर यूवी टॉर्च की रोशनी डालती है। देखते ही वो हिस्सा धीरे धीरे पत्थर का बन जाता है। उसी पल उसे अपने बचपन की वो कहानी याद आती है, 13 ट्रॉल्स की कहानी जो सूरज की रोशनी में आकर पत्थर बन गए थे। अब नोरा समझ जाती है कि ट्रॉल को रोका कैसे जा सकता है। वो तुरंत कैप्टन को कॉल करती है और बताती है कि अब उसे रास्ता मिल गया है। ट्रॉल को हराने के लिए बहुत बड़े यूवी लाइट सिस्टम की जरूरत होगी और उसे खुले में लाना होगा। कोई भी मिसाइल्स का इस्तेमाल नहीं चाहता क्योंकि उससे पूरा इलाका तबाह हो सकता है। ट्रॉल को अपनी तरफ खींचने के लिए नोरा एक बड़ा रिस्क लेती है। वो अपने साथियों के साथ एक गाड़ी में ट्रॉल का कंकाल बांध देती है। ट्रॉल उसे महसूस करता है और उनकी गाड़ी का पीछा करने लगता है, लेकिन जैसे ही नोरा गाड़ी रोकती है वो कंकाल नीचे गिर जाता है। ट्रॉल उसे उठाता है, उसे देखता है और अचानक भावुक हो जाता है। वो समझ जाता है कि अब इस दुनिया में उसका कोई भी नहीं बचा। उसी भावुक पल में कंकाल उसके हाथ से फिसल जाता है और टूटकर चकनाचूर हो जाता है। दर्द और गुस्से से भरा ट्रॉल दहाड़ मारता है और नोरा की गाड़ी के पीछे दौड़ पड़ता है। नोरा पूरी ताकत से गाड़ी भगाती है। उधर मिसाइल लॉन्च का वक्त आ चुका होता है। एंड्रियास की एक दोस्त उसी डिपार्टमेंट में होती है जहां से मिसाइल छोड़ी जानी होती है। एंड्रियास उसे सिस्टम को हैक करके जैम करने को कहता है। वो ऐसा कर देती है। बटन दबाया जाता है लेकिन मिसाइल एक्टिवेट नहीं होती।
इधर नोरा और एंड्रियास ट्रॉल से जान बचाकर भागते हुए उस जगह पहुंच जाते हैं जहां कैप्टन अपनी टीम और यूवी लाइट मशीनों के साथ इंतजार कर रहा होता है। ट्रॉल उनकी गाड़ी पर हमला करता है, लेकिन दोनों वक्त रहते कूद कर अपनी जान बचा लेते हैं। मिलिट्री अफसरों को पता चल जाता है कि सिस्टम हैक किया गया है। वो दोबारा सिस्टम चालू करते हैं और मिसाइल छोड़ने की तैयारी होती है, लेकिन जब कमांडर को एहसास होता है कि ट्रॉल के आसपास अपने ही सैनिक हैं, तो वो आखिरी पल में हमला रोक देता है। अब नोरा, कैप्टन, एंड्रियास और सैनिक मिलकर यूवी मशीनों से निकलने वाली तेज अल्ट्रावायलेट किरणें ट्रॉल पर डालना शुरू कर देते हैं। ट्रॉल का शरीर धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगता है। वो दर्द से चीखता है, पूरा इलाका उसकी आवाज से कांप उठता है। उसी पल नोरा को एहसास होता है कि जो हो रहा है वो गलत है। जिस कुदरत ने इंसान को बनाया, उसी कुदरत ने ट्रॉल्स को भी बनाया था। ट्रॉल्स कभी इंसानों के लिए खतरा नहीं थे, फिर भी इंसानों ने उन्हें मिटा दिया। नोरा अचानक मशीनें बंद कर देती है और ट्रॉल के सामने खड़ी हो जाती है। वो चिल्लाकर उससे कहती है कि यहाँ से चला जाओ, फिर से अंधेरों में कहीं खो जाओ, नहीं तो इंसान तुम्हें मार देंगे। ट्रॉल उसकी बात समझ रहा होता है और कुछ पल के लिए सब कुछ थम सा जाता है, लेकिन इससे पहले कि ट्रॉल कुछ करता, आसमान में सूरज की पहली किरणें फैलने लगती हैं। वही रोशनी, वही अल्ट्रावायलेट रेज जो उसके लिए जहर से कम नहीं थी, सीधे उसके शरीर पर पड़ती है। ट्रॉल दर्द से कराहता है। उसका विशाल शरीर धीरे धीरे सख्त होने लगता है और कुछ ही पलों में वो पूरी तरह पत्थर का बनकर जमीन पर गिर जाता है। सदियों से भटका हुआ वो प्राणी यहीं शांत हो जाता है और इसी के साथ ट्रॉल का अंत हो जाता है। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर नोरा के पास आती है और ठंडे लहजे में कहती है कि उसके पिता की सारी कहानियां सिर्फ अफवाहें थीं, लेकिन नोरा और एंड्रियास के लिए ये किसी जीत जैसा नहीं होता। ट्रॉल की मौत उन्हें भारी लगती है। एंड्रियास, जो हमेशा सरकार के लिए काम करता आया था, अंदर से टूट चुका होता है। वो अपनी नौकरी छोड़ने का फैसला करता है क्योंकि वो अब सच लिखना चाहता है, एक राइटर बनना चाहता है। वो नोरा के साथ वहां से निकल पड़ता है। हम उस मोड़ पर पहुंचते हैं जहां पार्ट 1 खत्म हुआ था, लेकिन अब पार्ट 2 की कहानी थोड़ी अलग दिशा लेने वाली है और राज भी पुराने से कहीं ज्यादा खतरनाक है। फिल्म की शुरुआत एक गहरी और रहस्यमयी आवाज से होती है जो हमें उन ट्रॉल्स की कहानी सुनाती है जो हजारों साल पहले इंसानों के साथ इसी दुनिया में रहते थे। ये कोई खौफनाक मॉन्स्टर नहीं थे, बल्कि मासूम से जीव थे। उनका शरीर पत्थरों जैसा मजबूत था, लेकिन दिल मिट्टी और पेड़ों की तरह नरम। वो कुदरत का ही एक हिस्सा थे, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते थे, बस धूप से दूर रहते थे क्योंकि सूरज की रोशनी उन्हें जिंदा से पत्थर बना देती थी। इंसानों के साथ हंसते खेलते शांति से अपनी जिंदगी जीते थे। फिर वक्त बदला, दुनिया में क्रिश्चियनिटी फैलने लगी और कुछ लोगों को लगने लगा कि ये धरती सिर्फ इंसानों की है। ट्रॉल्स को इस दुनिया का हकदार नहीं माना गया। मासूम ट्रॉल्स पर जुल्म शुरू हो गया। उन्हें जबरदस्ती खींचकर धूप में लाया जाता ताकि वो पत्थर बन जाए। होली वाटर और चर्च की घंटियां उनके लिए दर्द और कमजोरी का सबब बन गईं और इंसान इन्हीं चीजों का इस्तेमाल उन्हें खत्म करने के लिए करने लगे। यही कहानियां नोरा के पिता उसे बचपन से सुनाते आए थे। वो हमेशा कहते थे कि उन्हें इस बात का अफसोस रहेगा कि इंसानों ने उन बेगुनाह ट्रॉल्स की कभी मदद नहीं की। उस वक्त छोटी नोरा अपने पिता से वादा करती है कि अगर आज भी कहीं अच्छे ट्रॉल्स बचे होंगे तो वो हमेशा उनका साथ देगी। वक्त आगे बढ़ता है और हमें बड़ी हो चुकी नोरा दिखाई जाती है। उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनके गम में नोरा समाज से दूर एक जंगल के बीच अकेली रहती है और ट्रॉल्स पर रिसर्च करती है। कुछ साल पहले उसका सामना असली ट्रॉल्स से हो चुका होता है। अब उसके मन में कोई शक नहीं बचा। जो कहानियां थीं वो सच्चाई बन चुकी थीं और नोरा पहले से कहीं ज्यादा यकीन और समझ के साथ अपनी रिसर्च कर रही होती है। एक दिन अचानक उसके घर में कोई घुस आता है। नोरा घबराती नहीं, वो पलटकर हमला कर देती है, लेकिन तभी पता चलता है कि वो चैड है, प्रेसिडेंट का पर्सनल सेक्रेटरी। वही शख्स जिसने पहले भी ट्रॉल्स से जुड़े मामलों में नोरा की मदद की थी। वो अब भी सरकार के लिए काम कर रहा होता है, लेकिन अंदर ही अंदर ट्रॉल्स को बचाने के रास्ते ढूंढ रहा होता है। उसे भी नोरा के पिता से यही सच्चाई पता चली थी कि ट्रॉल्स बुरे नहीं बल्कि कुदरत की एक भूली हुई कड़ी है। इस बार चैड एक बहुत बड़ा राज लेकर आया होता है। वो नोरा को अपने साथ एक खुफिया लैब में ले जाता है। वहाँ उनकी मुलाकात प्रोफेसर लहरी से होती है, जो नोरा की तरह ट्रॉल्स पर ही रिसर्च कर रहे होते हैं। लेकिन लैब के अंदर जो नोरा देखती है वो उसकी कल्पना से भी बाहर होता है। वही ट्रॉल जो नाजी दौर में पहाड़ों से निकला था, इस वक्त उस लैब में कैद होता है। वैज्ञानिकों ने उसका नाम जेरी रखा होता है। प्रोफेसर बताते हैं कि वो पिछले 100 सालों से गहरी नींद में है। नोरा को यह भी पता चलता है कि रिसर्च के नाम पर वैज्ञानिकों ने उसके शरीर के कई हिस्से काटे हैं। ये सुनते ही नोरा गुस्से और दर्द से भर जाती है। उसे ट्रॉल के लिए गहरा अफसोस होता है। वो चुपचाप एक लिफ्ट के जरिए उसके कान के पास पहुंचती है और धीमी आवाज में उसके लिए एक कविता सुनाने लगती है। उस आवाज में डर नहीं, सिर्फ अपनापन और दर्द होता है। नोरा के जज्बात कुछ ऐसा असर करते हैं कि 100 सालों से सोया हुआ जेरी अपनी आंखें खोल देता है। जैसे ही उसे एहसास होता है कि वो कैद है, वो पागल हो जाता है। गुस्से में वो पूरी लैब को तहस नहस करने लगता है। मशीनें टूटने लगती हैं, दीवारें कांप उठती हैं। एक झटके में वो नोरा की लिफ्ट को भी दूर फेंक देता है।
लेकिन लिफ्ट के मजबूत सपोर्ट्स की वजह से नोरा की जान बच जाती है और यहीं से कहानी एक और खतरनाक मोड़ पर पहुंच जाती है। दिखाया जाता है कि जेरी अब पूरी तरह आजाद हो चुका है। उसने लैब को तोड़कर बाहर कदम रखा है और जहां भी जाता है सिर्फ तबाही छोड़ता है। उसे इस बात की परवाह नहीं कि उसके पैरों के नीचे कार है, इंसान है या किसी का घर। जो भी रास्ते में आता है वो बेरहमी से कुचलता चला जाता है। एक जगह बच्चों की पार्टी चल रही होती है। हंसी, म्यूजिक और रोशनी के बीच अचानक छत टूटती है। अगले ही पल जेरी वहां पहुंच जाता है और बच्चों को पकड़कर खाने लगता है। साफ हो जाता है कि ये ट्रॉल पहले वाले ट्रॉल्स जैसा मासूम नहीं है। ये सच बहुत जल्दी नोरा और उसकी टीम के सामने आ जाता है। अब इसे रोकना जरूरी हो जाता है, चाहे जैसे भी हो। नोरा, चेड और बाकी टीम की मीटिंग प्रेसिडेंट के साथ होती है। प्रेसिडेंट का फैसला साफ होता है, इस ट्रॉल को मार दिया जाए। लेकिन नोरा और चेड इसके खिलाफ होते हैं। वो मिशन के लिए हामी तो भर देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर तय कर लेते हैं कि चाहे जो हो वो जेरी को मारने नहीं देंगे। इसी मिशन में कैप्टन क्रिस को भी शामिल किया जाता है। क्रिस एक सख्त और अनुभवी अफसर होता है। उसकी टीम बड़े बड़े हेलीकॉप्टर्स तैयार करती है जिनमें ताकतवर यूवी लाइट्स लगी होती हैं। प्लान ये होता है कि रात के अंधेरे में जेरी को पत्थर बना दिया जाए। रात होते ही जब जेरी अभी भी शहर में तबाही मचा रहा होता है, हेलीकॉप्टर्स उसे घेर लेते हैं। यूवी लाइट्स उस पर डाली जाती हैं ताकि उसे कमजोर किया जा सके, लेकिन कुछ भी असर नहीं होता। जेरी और भड़क उठता है। गुस्से में वो जमीन से एक पूरा बिजली का टॉवर उखाड़कर लोगों की तरफ फेंक देता है। अफरा तफरी मच जाती है। इसी हमले में क्रिस के दोस्त का हेलीकॉप्टर तबाह हो जाता है और उसका दोस्त मारा जाता है। अपने दोस्त की मौत देखकर क्रिस का गुस्सा बेकाबू हो जाता है। वो बदले की आग में जलने लगता है और जेरी को किसी भी हाल में मार डालना चाहता है, लेकिन पीछे बैठी नोरा उसे रोकती है। वो उसे समझाती है कि असली मॉन्स्टर ट्रॉल्स नहीं बल्कि इंसान हैं जिन्होंने उन्हें ऐसा बना दिया। टीम नोरा से पूछती है कि अब क्या किया जाए, क्योंकि जेरी हर पल और ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। नोरा कहती है कि उसके पास एक आखिरी रास्ता है। वो सबको एक विशाल गुफा के अंदर ले जाती है। यहीं वो सच सामने लाती है। इस दुनिया में जेरी के अलावा एक और ट्रॉल भी मौजूद है। एक ऐसा ट्रॉल जो मासूम और शांत है। वही ट्रॉल जिससे नोरा की मुलाकात कई साल पहले हुई थी। वो बार बार उससे मिलने जाती रही और धीरे धीरे दोनों के बीच भरोसा बन गया। अब जेरी को रोकने के लिए नोरा उसी अच्छे ट्रॉल की मदद लेना चाहती है। नोरा यहाँ सबके सामने एक बहुत बड़ा सच रखती है। वो बताती है कि इंसानों ने लगभग सभी ट्रॉल्स को पहाड़ों और गुफाओं में घेर कर मार डाला था। उस तबाही में सिर्फ एक छोटा सा ट्रॉल का बच्चा बच पाया था, जो सदियों तक छुपा रहा और आज इतना बड़ा हो चुका है। वही ट्रॉल कुदरत है। नोरा ने ही उसे ये नाम दिया था। नोरा और चेड मिलकर प्यार से उसे एक नज्म सुनाते हैं और उससे गुजारिश करते हैं कि वो जेरी को रोके। कुदरत नोरा की बात मान लेता है और जेरी से मिलने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जेरी के दिल में नफरत इतनी गहरी होती है कि वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होता। वो जोर से जमीन पर पैर पटकता है। उस जोर से कुदरत के पैरों के नीचे जमी बर्फ टूट जाती है और कुदरत सीधे ठंडे पानी में गिर जाता है। ये देखते ही नोरा टूट जाती है। उसे लगता है कि कुदरत डूबकर मर गया। उधर जेरी आगे बढ़ चुका होता है। नोरा को समझ आ जाता है कि उसका अगला निशाना ट्रॉन्डाइम है, जहाँ सेंट उल्फ का चर्च है। नोरा, चेड और पूरी टीम तुरंत उसी दिशा में निकल पड़ते हैं। सब जानते थे कि इसी चर्च में सेंट उल्फ की कब्र कहीं छुपी हुई है, लेकिन आज तक किसी को वो मिली नहीं थी। चर्च के अंदर नोरा और चेड उल्फ की एक पुरानी पेंटिंग को ध्यान से देखते हैं। उसमें 3 अजीब निशान होते हैं। उन्हें एहसास होता है कि ये निशान दरवाजा खोलने की चाबी है। वो उन निशानों में 3 डंडे लगाकर दीवार को घुमाते हैं। भारी पत्थर सरकता है और आखिरकार एक छुपा हुआ रास्ता खुल जाता है। अंदर उन्हें सेंट उल्फ की लाश मिलती है, उसकी चांदी की तलवार के साथ। उल्फ के कपड़ों में से उन्हें एक अधूरा खत मिलता है। खत का दूसरा हिस्सा उस लैब में मिला था जहां जेरी को रखा गया था। दोनों हिस्सों की तस्वीरें मिलाकर जब पूरा खत पढ़ा जाता है तो एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आती है। हमेशा से ये माना जाता रहा कि सेंट उल्फ ने ट्रॉल्स को मरवाने का हुक्म दिया था, लेकिन सच ये था कि उसने कभी ट्रॉल्स को मारने का आदेश दिया ही नहीं था। वो तो सिर्फ उन्हें दुनिया के दूसरी तरफ भेजना चाहता था, ताकि इंसान और ट्रॉल एक दूसरे से दूर शांति से रह सकें। लेकिन चर्च ने उसका हुक्म नहीं माना। चर्च के कहने पर सभी ट्रॉल्स को मार दिया गया और फिर सारा इल्जाम उल्फ पर डाल दिया गया। इस सच को हमेशा के लिए छुपाने के लिए आखिरकार उल्फ को भी मरवा दिया गया और उसकी कब्र को इतनी चालाकी से छुपाया गया कि कोई उसे ढूंढ न सके। नोरा को अब साफ समझ आ जाता है कि जेरी अपने मरे हुए साथी ट्रॉल्स का बदला लेने के लिए ही ट्रॉनहाइम की ओर बढ़ रहा था। उसे रोकने का रास्ता नोरा के पिता की रिसर्च में छुपा था। वहाँ लिखा था कि ट्रॉल को असल में होली वाटर ही कमजोर कर सकता है। और हैरानी की बात ये थी कि उसी चर्च के नीचे होली वाटर की एक विशाल झील मौजूद थी। नोरा और उसकी टीम लोगों और मिलिट्री की मदद से होली वाटर से बने कई हथियार तैयार करती है। रात होते ही जब जेरी शहर में दाखिल होता है
सबसे पहले चर्च की घंटियां बजाई जाती हैं। उनकी आवाज से जेरी कमजोर पड़ने लगता है। इसके बाद उस पर होली वाटर से बने हथियार दागे जाते हैं, लेकिन नतीजा उल्टा निकलता है। जेरी को कोई खास नुकसान नहीं होता, बल्कि वो और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और शहर में तबाही और तेज कर देता है। तभी हालात पूरी तरह बिगड़ने से पहले पानी से डूबा हुआ कुदरत अचानक वापस सामने आता है। उसे जिंदा देखकर नौरा की आंखों में खुशी लौट आती है। कुदरत जेरी को रोकने के लिए उसके सामने खड़ा हो जाता है और शहर के बीचों बीच दोनों ट्रॉल्स के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी दौरान नौरा की टीम को एहसास होता है कि जेरी को पूरी तरह खत्म करने के लिए होली वाटर उसके शरीर पर नहीं, बल्कि सीधे उसके दिल तक पहुंचाना होगा। समस्या ये थी कि उनके पास अब सिर्फ एक ही होली वाटर बॉम्ब बचा था। जेरी लगातार हिल रहा था। उसके मुंह के अंदर सही निशाना लगाना लगभग नामुमकिन लग रहा था। उसी पल चेड एक बड़ा फैसला लेता है। वो खुद को कुर्बान करने का मन बना लेता है। वो तय करता है कि होली वाटर बॉम्ब को खुद जेरी के मुंह के अंदर लेकर कूदेगा। कोई भी इस फैसले से खुश नहीं होता, लेकिन सब जानते थे कि इंसानों को बचाने का यही आखिरी रास्ता है। चेड और कैप्टन क्रिस हेलीकॉप्टर से जेरी के मुंह के पास पहुंचते हैं। पहली कोशिश नाकाम रहती है। हालात और खराब हो जाते हैं। तभी चेड अपनी पत्नी को कॉल करता है। कांपती आवाज में आखिरी अलविदा कहता है और ये भी कहता है कि उनके बच्चे को बता देना उसका पापा उसे बहुत प्यार करता था। कॉल खत्म करते ही चेड होली वाटर बॉम्ब लेकर सीधे हेलीकॉप्टर से जेरी के मुंह में छलांग लगा देता है। जोरदार धमाका होता है। रोशनी जेरी के सीने के अंदर तक फैल जाती है। उसका शरीर अंदर से टूटने लगता है। उसी पल कुदरत पीछे से अपना हाथ जेरी के सीने में डालता है और उसका दिल निकालकर दूर फेंक देता है। जेरी वहीं गिर पड़ता है। लड़ाई खत्म हो जाती है। इंसान जीत जाते हैं, लेकिन इस जीत की कीमत बहुत भारी होती है। नौरा और पूरी टीम चेड की मौत से टूट जाती है। फिर भी एक सच्चाई सबके सामने होती है। इंसानियत बच चुकी थी। पोस्ट क्रेडिट सीन में कुछ महीनों बाद का वक्त दिखाया जाता है। चेड की पत्नी के घर एक बेटे का जन्म होता है। नौरा के घर पूरी टीम छुट्टियां मनाने आती है। अचानक जमीन हिलने लगती है। नौरा बाहर निकलती है तो देखती है कि कुदरत उसके घर के पास खड़ा है। अब इंसानों को कुदरत की सच्चाई पता चल चुकी होती है। वो इंसानों का दुश्मन नहीं, बल्कि उनका रक्षक है। इसलिए अब वो छुप कर नहीं, खुले में सुकून से रहता है। सीधे शब्दों में कहें तो इंसानों और ट्रॉल्स के बीच दोबारा दोस्ती हो चुकी होती है। ये दोस्ती कब तक कायम रहेगी ये कोई नहीं जानता, क्योंकि आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि एक प्रोफेसर अब भी एक छोटे से ट्रॉल को अपनी खुफिया लैब में कैद करके रखे हुए है, जो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। उसके साथ आगे क्या होगा इसका जवाब अधूरा छोड़ दिया जाता है और उसी छोटे ट्रॉल की आंखों पर कैमरा टिकते ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।